नमस्कार, स्वागत है आपका समृद्धि अड्डा में। और धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप सबको सारे त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि हर दिवाली की तरह अगले साल तक आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी समृद्धि और बहुत सारी संपत्ति आप अर्जित करें और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। इसी कामना के साथ आज का जो आवाज़ अड्डा है, इसका नाम हमने रखा है समृद्धि अड्डा। हमारे मेहमान हमारे लिए वो गिफ्ट लेके आएंगे जो आपके जीवन में आपको वेल्थ क्रिएट करने में, समृद्धि लाने में मदद करेंगे। हर हफ्ते हम लोग बातचीत करते हैं, तरह तरह के इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। तो आज हमने सोचा कि डिस्कशन कम होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। क्या खरीदना है, किसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, जिससे हम बेहतर कर सकें और अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें। तो बातचीत करने के पहले आपको परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान हैं, अभय अग्रवाल जी हैं, पाइपर्स एरिका के फाउंडर। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत और दिवाली की धन्यवाद। ढेरों शुभकामनाएं आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। आपने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली है ना। अरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, कैप ग्रो कैपिटल के पार्टनर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद आपके सब दर्शकों को और धनतेरस और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदीप बंदोपाध्याय सर हैं, किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त मार्केट एक्सपर्ट और स्टॉक पिकर। सुदीप सर, बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और उम्मीद करते हैं आज हमारे दर्शकों को आप बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक्स बताने वाले हैं। नीरज जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सीएनबीसी के सारे एम्प्लॉइज को और दर्शकों को भी मेरी तरफ से जी। और प्रकाश दीवान जी, जो आधे समय तक विदेशों में रहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो जाता है, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो उस सब के निचोड़ से हमें बढ़िया स्टॉक पिकिंग आज कराएंगे। अभय सर, प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आप सबको भी नीरज भाई, थैंक यू। तो अभय जी, हमने ये सोचा कि आज बहुत ज़्यादा ज्ञान के बजाय उस ज्ञान के उपयोग पर बातचीत की जाए, है ना। स्टॉक्स पे बात की जाए, क्या लेना है इस पे बात की जाए। क्योंकि जब भी हम लोग अड्डा करके निकलते थे ना, तो फ़ोन आता था, भाई इतनी सब चर्चा के बाद करना क्या है। हाँ। ये इतना यक्ष प्रश्न है ना कि इससे मैं हमेशा मन निरुत्तरित हो, मैं क्या बताऊँ क्या करना है। तो आज सिर्फ क्या करना है इस पर बातचीत होगी। शुरू करें? बिल्कुल। अभय जी शुरू करेंगे? अरुण जी? नहीं, आप अरुण जी दोनों हमारे को, सीनियर हैं। दोनों को मैं बख्श देता हूँ। मैं सुदीप सर से शुरू करता हूँ। सुदीप सर, क्या करना है इस मौके पर? वो आपके जो भी खजाने साहब हमारे लिए ढूंढ के लाए, उसमें पहला वो नायाब हीरा क्या है? देखिए, आज धनतेरस का दिन है नीरज भाई, तो मैं धनतेरस के साथ कुछ जुड़ा हुआ एक शेयर का जिक्र करना चाहता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी, इस सेगमेंट में बहुत एक्साइटमेंट है। टाइटान की तो बात हम सब लोग करते हैं और सब जानते हैं। जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी अपने अच्छा कामकाज कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद से अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है। कल्याण ज्वेलरी, इस शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और दूसरी बात है यहाँ पे कि अभी जो इनका एक्सपेंशन हो रहा है, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है, जहां पे कि हाई मार्जिन मार्केट है। साउथ इंडिया में ज्यादा काम करते थे, जो कि थोड़ा लो मार्जिन माना जाता है। अब वो नॉर्थ और ईस्ट में जा रहे हैं, जहां पे मार्जिन ज्यादा है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में भी जबरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पे भी अच्छा मार्जिन है। और खास बात यह है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव करने के लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए जा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और उम्मीद यह है कि इस मॉडल के सहारे इनका सारे रिटर्न रेशियोज बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। ओवरऑल जाना माना प्लेयर तो है ही, ऑपरेशनल एक्सेलेंस है। तो ये सब नजर में रखते हुए हम कह रहे हैं कि जो अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ कस्टमर का शिफ्ट हो रहा है, वो सब का बेनिफिट भी कल्याण को मिल रहा है। कंपटीशन है, पर इसके बावजूद ये सारे जो ब्रांडेड ज्वेलरी प्लेयर है अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी। तो विद कंजम्पशन थीम कीपिंग इन माइंड, धनतेरस कीपिंग इन माइंड, कल्याण ज्वेलरी खरीदने की हम निवेशक को सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे 400 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं निवेशक। आपने खरीदा? सुना नहीं, मेरी वाइफ पूरा कंप्लीट कर लेती है वो काम, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता ऐसा। सुदीप सर, आज हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। इस पूरे फेस्टिव सीजन में हम लोग बातचीत कर रहे थे, दुकानों पे लाइन लगी हुई है। और एक जगह तो मुझे ये भी देखने को मिला कि कैश काउंटर पे क्यों बना हुआ है। मैं सोने खरीदने के लिए क्यों लगी हुई है कि भाई मेरा बिल ले लो आप। अब इस तरीके की
डिमांड इस फेस्टिव सीजन में, और कॉइन्स नहीं बिक रहे ज़्यादा, ज्वेलरी बिक रही है। मैरिज सीजन भी आ रहा है तो उसके चक्कर में ये मोटे मोटे कड़े। नीरज जी भाई, जी सुदीप सर। नीरज भाई देखिए, हम लोग इक्विटी मार्केट वाले हैं, सारा दिन इक्विटी का बात करते हैं, पर गोल्ड का बात अगर करें तो आप देखिए 20% रिटर्न पिछले धनतेरस में 50,000 था, आज 60,000 है। तो 20% रिटर्न तो ये एसेट क्लास दे चुका है। तो हम लोग शेयर की बात करते हैं, पर गोल्ड खरीदना कोई बुरा नहीं है। तो हमारे माँ जो करती थी या जो बीवी जो करते हैं, तो पता नहीं कौन सा सही है, हम सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक एक कितना 10 ग्राम सोना औसत घरों के रेगुलर खर्चे के लिए पर्याप्त होता है, 50-60 हज़ार रुपये। तो वो प्राइस पिछले 100 सालों से बना हुआ है, आज भी वैसे ही है। और ये बात सही कह रहे हैं, पिछले 9 साल का अगर आप रिटर्न देखें उसने इक्विटी को बीट किया है। जी, कितनी बुराई आप कर लें, लास्ट 9 ईयर का रिटर्न इक्विटी से ज़्यादा गोल्ड में आया है। तो ये एक बढ़िया पिक आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स। और इनका बिजनेस मॉडल है कि जितने स्टोर आप खोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी टॉप लाइन एक्सपेंड होगी, क्योंकि सोना खरीदने के लिए आदमी को एक आउटलेट चाहिए जो ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये बढ़िया पहला पिक आया कि टाइटन तो सब जानते हैं, लेकिन उस स्टॉक के लिए जहाँ पे ग्रोथ की अपार संभावनाएं, अभी इनके लिए ग्रोथ का पूरा रास्ता खुला हुआ है। अब मल्होत्रा जी कुछ तो बताइए ना सर, क्या करना है? आई थिंक हमारे हिसाब से मेरा तो एक पर्सनल फेवरेट है फाइनेंशियल सेक्टर। आज के दिन पे लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। अभय जी ने एक नई गाड़ी ऐसे खरीदी इशारा किया है, आपने। अभय जी ने नई एक गाड़ी खरीदी है। लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। ये पैसा का अल्टीमेटली फ्लो कहाँ जा रहा है? बैंकों के पास जा रहा है, और बड़े बड़े बैंकों के पास जा रहा है, और वो चीप होते जा रहे हैं। ग्रोथ आ रहा है, वैल्यूएशन पे चीप है, ग्रोथ है। और नॉर्मली ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ना सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि जो आपने पैसा दिया वो आप कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एनपीए साइकिल। और मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम डीलेवरेज्ड है, तो अभी एनपीए साइकिल काफी दूर है। जो लोग थोड़े कह रहे हैं 50,000 से नीचे के लोन पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट ऊपर जो भी कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन ले लीजिए, कैपेक्स ले लीजिए, वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर आपका अच्छा करेगा ही करेगा। तो मेरी पिक तो फाइनेंशियल सेक्टर है। 2-3 साल से लार्ज कैप बैंक्स बिल्कुल मूव नहीं हुए हैं, ग्रोथ जबरदस्त आ रहा है, और कंसर्न कोई भी नहीं है एसेट बुक में, एसेट क्वालिटी में। तो आपको आंख मीच के चुपचाप खरीदारी करनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, लार्ज कैप, प्राइवेट या सरकारी? सरकारी काफी रनअप हो चुके हैं। प्राइवेट? मेरा प्रेफरेंस प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। लार्ज कैप में प्राइवेट 3 ही 4 हैं। हाँ, 4 टॉप के 4-5 जो भी हैं, उन 4 में कोई भी चुन ले या कोई एक। 4 में अगर आप देखें तो सबका ग्रोथ 18-20% के करीब है। कोई 2.3 है, कोई 2.5 है, कोई 2.1 बुक होगा, उतना ही फर्क है। जिसकी जो प्रेफरेंस है, मैं तो कहूंगा जिसका जहां बैंक अकाउंट है वो वाला बैंक खरीद लो। ले भाई, और लाइफ आसान हो गई। लाइफ आसान हो गई आपकी। 4 टॉप बैंक है, बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है ना? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोटक। अब इन 4 में जहां आपका अकाउंट है वो वाला स्टॉक आपके लिए पिक। हाँ जी। या आप बहुत PSU में एसबीआई एक ऐसा हाथी है जो इतना लार्ज बैंक होते हुए भी, लार्जेस्ट बैंक होते हुए भी, स्टिल हैज द एबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच दे हैव इम्प्लीमेंटेड, ग्रो करता रहेगा आगे जाके। 5वां एक और ऑप्शन है। तो भाई आप बहुत ज़्यादा अगर आप दिमाग लड़ा रहे हैं तो फिर बुक वैल्यू वगैरह देख लीजिएगा, नहीं तो जहाँ पे आपका अकाउंट है टॉप बैंक्स में आप फोकस कर सकते हैं। नाम हमने आपके सामने ले दिए, जो आपको उसमें अच्छा लगे वो। प्रकाश सर, आपकी तरफ से क्या आने वाला है पहला गिफ्ट? नीरज भाई देखिए, ये जो साल गया ना, इसमें एक चीज हम सब लोग सीखे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स को, सरकारी ओनरशिप वाले बिजनेसेस को आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। बोलबाला ये था कि हर चीज प्राइवेट सेक्टर, आईटी में, ऑटो में, इसमें उसमें चलेगी, लेकिन चली क्या है? पीएसयू चले। और उसमें भी आप देखिए पीएसयू अक्रॉस द बोर्ड चले, ये नहीं कि सिर्फ डिफेंस चला है या सिर्फ पावर चला है। आप कोई भी चीज पीएसयू के ले लीजिए, चलिए रेलवे में देखिए, एनर्जी साइड पे देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह। तो मैंने भी एक चीज ऐसी चुनी कि मैंने कहा सरकार सबसे बड़ी ओनरशिप वाली जो चीजें संभाल के रखी है, और आगे चल के बिजनेस कंटिन्यूटी को देखते हुए जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, पहली पिक मेरी है इंडियन ऑयल। अब आप बोलेंगे इंडियन ऑयल तो सबको पता है, इसमें नई चीज क्या है? मसाले वाली कोई चीज नहीं है,
लेकिन जो असली असली जो समृद्धि का जो सार कहाँ से निकल रहा है कि हाल में इन्होंने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए उसमें मार्केटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक आए, जो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तेल के भाव, कच्चा तेल बढ़ता रहा लेकिन बढ़ा नहीं पाए थे, फिर भी मार्केटिंग मार्जिन में मार इतना नहीं पड़ा, रिफाइनिंग मार्जिन इतने अच्छे आए और जो कैपेसिटी इन्होंने यूज की है उससे 17,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट बना लिया। अब आप इसको देखिए, अगर ये क्वार्टरली रन रेट यही रहा तो साल के एंड तक 50,000 करोड़ तक का मुनाफा बन सकता है। और मार्केट कैप आपको क्या मिल रही है आज, मैंने आज का तो देखा नहीं क्लोजिंग के हिसाब से, बट रफली ये 1,35,000 करोड़ के करीब होगी। तो आपको ये चीज 3 के पी से भी नीचे मिल रही है। और यही ऐसा बिजनेस किसी को और सेट करना हो, हाँ मैं भूल गया, डिविडेंड आपको एक और आ गया 5% डिविडेंड, 90-95 रुपए पे डिविडेंड आ गया, तो वो उसकी यील्ड आप देख लीजिए 6 महीने में आ जाएगा आपको ये। सो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी भी हमारे यहाँ पीएसयू में जो एसेट रीसेट हुआ, एसेट रिवैल्यूएशन हुआ है या जिसकी शुरुआत हुई है, वो कुछ कंपनीज में बाकी रह गया है और उनमें से एक कंपनी है। तो कुछ करे बिना इसको लेके लॉन्ग टर्म में पकड़ के रखना है। इस टाइप का एसेट आपको बनाने में बहुत मेहनत लग सकती है, समय लग सकता है, लागत लग सकती है। वो आज आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रीसेट होगा तो अच्छा खासा अपसाइड इसमें भी आ सकता है। ये बड़ी अच्छी बात की प्रकाश जी ने। इंडियन ऑयल को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है, इतने ज़्यादा इनके पास एसेट्स हैं और इतने मैसिव हैं और इतना कैपेक्स इन्होंने किया और रोज़ करते रहते हैं। खैर ये लोग आज की तारीख में अगर आप देखें तो स्क्रीमिंग वैल्यूएशंस में है तीनों ओएमसीज, इतनी सस्ती है जिसका कोई जवाब नहीं है कि आप जाएंगे तो आंख बंद करके आप इसको देखेंगे तो इतने सस्ते आपको दिखेंगे। और इंडियन ऑयल जो ये मतलब जायंट है, बहुत बड़ी इक्विटी है इनकी, स्टिल स्टॉक ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों किया और वो मतलब बांध के आपने रखा है इसको। अभी जरा चुनाव के बाद दाम बढ़ाने दो पेट्रोल डीजल के जो आपने खरीदा है तो उसके बावजूद इतना बढ़िया प्रदर्शन है। तो इंडियन ऑयल तो नो डाउट बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे तीनों एमसीज अवेलेबल। लेकिन वो आईओसी, अच्छा इसमें ईवी का भी एक बहुत बड़ा प्ले है, पावर चार्जिंग का भी बहुत बड़ा प्ले है, एल्युमिनियम के थ्रू ईवी बैटरी का भी एक प्लांट ये डाल रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। तो इंडियन ऑयल एक बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकती है अगर आप निवेश करना चाहते हैं। टारगेट भी आपके सामने दे दी प्रकाशन ने, ये बहुत ही अच्छी एक पिक है। अब बताइए जो खरीदा उसी पे जाएंगे या कुछ और? नहीं, उससे रिलेटेड नीरज जी काफ़ी समय से 2-3 महीने से जब से लिस्टिंग हुई हम बात कर रहे हैं। एक तब पहले जो भी स्टॉक्स की बात मैं बात कर रहा हूँ वो बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, चर्चा कर रहे हैं हम जो दर्शकों के लिए। मुझे एक स्टॉक है जो लार्ज कैप है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और मैं जितना भी रिसर्च कर रहा हूँ, जितना भी उसको देख रहा हूँ, वो मुझे इस वैल्यूएशन पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्केल का गेम है। अगर आपके पास स्केल है, बड़ी बैलेंस शीट है, तो आप टैलेंट जो हायर करते हैं वो टॉप टैलेंट हायर कर सकते हैं आप टीम बनाने के लिए। दूसरा, आप जो टाई अप्स कर रहे हैं पार्टनर्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ या इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, या फिर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ओईएम्स के साथ जिनको आप फाइनेंस करना चाहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, वो एक स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है। आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल बना सकते हैं, और साथ में आपको एक ग्रुप का बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत यहाँ पे करोड़ों जियो टेलीकॉम के कस्टमर्स हैं, करोड़ों मतलब 15 करोड़ रिलायंस डिजिटल के कस्टमर्स हैं। तो आप लिटरली उनको इमीडिएटली ऑन कर सकते हैं। और एनबीएफसी के थ्रू ये बिजनेस करना भी आसान है। और 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो रिलायंस का ट्रेजरी स्टॉक भी है, जिसको कुछ लोग, मुझे समझ में आता क्यों उसको वो पूरा वैल्यू नहीं देते हैं एज बुक वैल्यू। मेरे हिसाब से तो वो बुक वैल्यू है, क्योंकि उसके अगेंस्ट 5.5-6% पे, अभी जैसे रिलायंस ने बोरो किया 7.49% पे, तो उस स्टॉक के सामने भी वो बोरो कर सकते हैं। उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिटरली बैंक के साथ मैच करती है वो। राइट। तो इतनी सिंगल डिजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप लेंडिंग करें, लेंडिंग के प्रोसेसेस आपके बहुत बड़े दिग्गज बैंकर्स बना रहे हैं, तो आपकी जो लॉस रेशियो है, क्रेडिट कॉस्ट है, वो भी कम है, और आप स्केल अप कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्राइस ड्राइव डाउन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी करीब मेरे कैलकुलेशन से 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे चल रहा है, अगले साल इसी समय जब हम अगले संवत में डिस्कशन करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत नेक्स्ट लेवल में, प्राइस एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता, पर
बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मेरी ये उम्मीद है, क्योंकि अभी भी लोगों को इन्होंने जो काम दिया है वो दिख नहीं रहा है और वो दिखना शुरू हो जाएगा 2-3 महीनों में और उसके बाद स्टॉक रीरेट होगा। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी लार्ज कैप स्टॉक की अपॉर्चुनिटी जो आपको क्लियर ग्रोथ पाथ दिख रहा है, कंजम्पशन पे प्ले है आपका, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग पे प्ले है, डिजिटल इकोनॉमी पे प्ले है, मतलब आप पूरा मैक्रो ट्रेंड कैच अप कर रहे हैं उसको। तो मुझे तो एकदम नो ब्रेनर लगता है, अगर मैं कहूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोग क्यों नहीं उसको लेते हैं। क्या इंस्टेंट कॉफी का जमाना है हाँ आजकल, लोग सोचते हैं कि जब कुछ हो जाएगा तब देखा हाँ, जाएगा। मेरे को लगता है, पर उसका फिर प्रीमियम बहुत देना पड़ता है आपको, मतलब देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। फिर जब आप बन जाएगा तब आप लेंगे, तो फिर बजाज फाइनेंस जैसा हो जाएगा, फिर जब कहेंगे आपको- आरटीओ में हाँ, वैल्यू कि क्यों यार है? मैं तब तो देखा था 210 रुपए पे था, तब नहीं लिया। तो वो होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डिस्क्लोजर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप रिलायंस ग्रुप की है और रिलायंस ग्रुप का ही ये स्टॉक भी है, जियो फाइनेंस। इस बात में मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं भी 20 साल से इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, नौकरी के अलावा भी इसको मैं ट्रैक करता हूँ। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको वाकई 2-3 साल बाद पता चलेगी कि आज ये जो आपको दिख रहा है जियो फाइनेंस, वो 3 साल बाद कुछ और होगा, फिर आप कहोगे कि तब क्या था ये इससे मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये कोई भी डिसीजन आप अपना सोच समझ के लीजिएगा। तो जियो फाइनेंशियल्स हो गया। अभी 4 स्टॉक तो आप लोगों ने हम लोगों को सुझा दिए, मल्होत्रा जी बच रहे थे लेकिन मैंने उनको पहुंचा दिया वहाँ पे। मैंने बोला था आप कोशिश भी मत करिएगा बचने की। पता नहीं क्यों बचने की कोशिश करते हैं जब उनको पता है कि मैं निकाल ही लूँगा। फिर चलते हैं सुदीप सर के पास। सुदीप सर, अगला स्टॉक। देखिए, दूसरा एक जो सेक्टर जिसका बात हम सब लोग कर रहे हैं कुछ दिनों से, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। जोरों से देश में काम हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जबरदस्त चल रहा है। तो इसी सेक्टर का एक स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पे बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं देखा, थोड़ा बहुत तो देखा है, पर बहुत ज्यादा एक्शन अभी तक आया नहीं। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, वेल्सपन ग्रुप का दिग्गज कंपनी है और लाइन पाइप सेगमेंट में करीबन लीडरशिप पोजीशन है और इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में जबरदस्त काम हो रहा है और यूएस में भी इनका बहुत जबरदस्त कामकाज है। तो ये लाइन पाइप एक सेगमेंट हो गया। इसके अलावा डक्टाइल पाइप जो 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 वाटर कैरी करने के लिए काम आता है, उस सेगमेंट में इन्होंने एंट्री लिया है। अच्छा कामकाज प्रोग्रेस हो रहा है और सरकार का जो नल से जल, ये जो हर घर में पानी ले जाने का जो स्कीम है, इसका फायदा इस कंपनी को बहुत बड़ा मिलेगा। ये सब तो पाइप का बात हो गया, बट इन्होंने पिछले दिनों में सिंटेक्स जो जाना माना ब्रांड है वाटर टैंक का, वो एक्वायर किया है और सिंटेक्स का मार्केट शेयर कम होते होते करीबन 8-9% आ गया और इनका अभी जो प्लान है उसके हिसाब से 25% तक मार्केट शेयर ले जाने का दावा है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, डीलर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और जो कि इनको आने वाले दिनों में बहुत काम में आएगा। ये सब के अलावा भी टीएमटी सेगमेंट जो जहां पे इनका कामकाज है, वो टीएमटी जैसे हम जानते हैं कि जो सरकार के मल्टीपल जो स्कीम्स है, जो कामकाज चल रहा है, उसमें टीएमटी का भी बहुत बड़ा एक रोल है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है, जो कैपिटल गुड्स में काम हो रहा है, वो सबके साथ, हाउसिंग में काम हो रहा है, सबके साथ जुड़ा हुआ है और शेयर प्राइस भी ऐसा कुछ भयंकर बड़ा नहीं, जो कि बहुत सारे इस सेगमेंट्स के कंपनी का बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम 600 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को 1 साल के लिए। इंटरेस्टिंग प्ले। इसमें थोड़ी सी रिसर्च मेरी है कि जितनी भी प्रकार की पाइप कंपनी, चाहे वो मेटल पाइप की हो या प्लास्टिक पाइप की हो, आप किसी भी कंपनी उठा के देख लीजिए, सबकी ग्रोथ आपको बहुत ही रोबस्ट दिखेगी, क्योंकि इंडिया में ये काम बहुत हो रहा है। इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं और वेलस्पन कॉर्प, नो डाउट इनकी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि विदेशों से कि कितने 1000 टन का ये सबको ऑर्डर इनको मिलता रहता है। तो वेलस्पन कॉर्प एक और बेहतरीन पिक आपके लिए जो अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। प्रकाश सर, आपका अगला स्टॉक। नीरज भाई, धनवंतरी उनके याद में, मतलब आज धनतेरस है तो धनवंतरी जी को याद करके थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें, तो मैंने एक फार्मा स्टॉक चुना। पैसे की बात हो गई, तेल की बात हो गई, ज्वेलरी की बात हो गई, एक फार्मा भी लिया जाए। उसमें एक कंपनी है, अगेन कंपनी का नाम सुना हुआ होगा आपने, लेकिन इस कंपनी में जो चेंज आया है वो हाल में पिछले 1 साल में है। वो कंपनी का नाम है मार्क्संस फार्मा। कंपनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करती है,
लेकिन रेगुलेटेड मार्केट्स में जो बड़े कंपेटिटिव माने जाते हैं वहां पे जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बेचती है। मतलब इनकी कुछ एक दो चीजों में बहुत अच्छी पकड़ है। उसमें खास करके जो मार्केट्स में ये है वहां पे ओटीसी प्रोडक्ट्स भी बेच रही है, मतलब ओवर द काउंटर जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिकते हैं, और कई जगह प्रिस्क्रिप्शन वाले भी होते हैं। तो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ व्हाइट लेबलिंग का काम बहुत किया हुआ है। तो मैंने जब पहली बार ये कंपनी का नाम सुना था या इससे वाकिफ हुआ था, वह यूके में बेल्स हेल्थ केयर करके कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बड़े मिलते हैं। आपको सर्दी जुकाम हो गया तो आप आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या कुछ लेते हैं, तो वो देखा मैंने कि बनाता कौन है, तो लिखा था उसमें इनका नाम आया। तो वहां से ढूंढते ढूंढते समझ आई कि ये कंपनी कर क्या रही है। अब इसने पिछले साल अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छी तरह सुधारा है। इन टर्म्स ऑफ जो डेट था घटा दिया, कैश इनकी बुक्स पे आ गया। FY23 मार्च जब क्लोज किया इन्होंने तो 170 करोड़ तो कैश लेके बैठे थे, और ये पहले डेट हुए होते थे, और 3 साल बाद कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल हुई है। सो मतलब एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे आना शुरू हुई है। अब 1800-1900 करोड़ की सेल जो हुई है, अब ये पिछली तिमाही के नंबर्स 2 दिन पहले ही आए हैं मेरे ख्याल से, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट अब बहुत क्लियरली एक ट्रेंड बनता जा रहा है, पकड़ता जा रहा है। सो इनके जो पाइपलाइन है, जो अप्रूवल्स इनके पास ऑलरेडी है, और इन्होंने टेवा फार्म करके कंपनी ली है जिसका गोवा में यूनिट है, ये R&D में बहुत स्पेंड कर रहे हैं। और जो जो पाइपलाइन में इनके प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे जैसे मोनेटाइज होते जाएंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है। जैसे हम समझते रहते हैं लुपिन को, सिप्ला को, सन को कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं, ये होता है। इनके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला एरिया नहीं है। मार्केट छोटा है नो डाउट, लेकिन ये अच्छी तरह उसका वो कर सकते हैं। सो मुझे ये समझ आ रही है कि यहाँ से अगर आप देखो, मतलब मार्केट कैप भी देख लीजिए या इसके रिटर्न रेशियोज देख लीजिए, तो हर उस पे पहलू पे ये खरा उतरने की उसमें दिख रही है, गुंजाइश दिख रही है। और इसके बाद जो ग्रोथ है अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को लेके, ये एक्विजिशन को लेके, मुझे लगता है कि ये कंपनी में बहुत बढ़िया एक, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की, 100 रुपए की सेल बढ़ेगी तो आपका 25 रुपए प्रॉफिट होता था, वो अब 200 जब सेल हो जाएगी तो ये 25 का 50 नहीं होगा, ये 55 होगा। तो ये धीरे धीरे करके ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता जाएगा। एबिटा मार्जिन देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे करती है कंपनी काम। सो उस हिसाब से अब डेट घटेगा तो पैट में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो ये सब चीजें अभी आज ज्ञान नहीं देंगे, सिंपल चीज है कि एक फार्मा कंपनी अगर कोई छोटी मोटी लेनी है तो ये मिड कैप फार्मा है। इस बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले अभी नहीं है, लेकिन आज लेके रखे 1-2 साल में इसका अच्छा खासा हुलिया बदल जाएगा, पॉजिटिवली चेंज आ सकता है। तो यहाँ से अभी भी आपको एक अपसाइड इसमें 20-25% की बनती हुई दिख सकती है। ओके, मार्क्संस फार्मा और बहुत सारी चीज़ें बताई, लंदन का अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि मैंने वहीं लिया था दवा। देखा ये फ़ायदा होता है घूमने फिरने का। आपको भी फार्मा पसंद है क्या? हाँ, फार्मा में, हाँ जी बिल्कुल, मैं प्रकाश जी की बात से एकदम सहमत हूँ। आई थिंक फार्मा में अपॉर्चुनिटीज़ जैसे उन्होंने बताया मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी है। मुझे लगता है लार्ज कैप स्पेस में भी इंडियन फार्मा कंपनीज ने पिछले 4-5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। एक टाइम पे था ये सेक्टर बहुत फेवरेट सेक्टर होता था एनालिस्ट का, इन्वेस्टर्स का, पर अंडर परफॉर्मेंस की वजह से क्योंकि रिटर्न नहीं होता तो लोगों का फिर नज़रिया भी बदल जाता है, फिर नैरेटिव नए बन जाते हैं कि भाई कुछ रिटर्न नहीं है, मल्टीपल गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा। पर मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज हैं लार्ज कैप फार्मा में जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2-3 साल में अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में अगर पेन भी लेना पड़े उन्होंने लिया है। तो उसमें जो मुझे पसंद है नीरज जी, वो है डॉक्टर रेड्डीज़। और डॉक्टर रेड्डीज़ इसलिए क्योंकि एक तो साइज़ का एडवांटेज है, स्केल बहुत बड़ी है। दूसरा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो चेंज कर रहे हैं, फॉर्मुलेशंस पे धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है, बोथ डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट में स्पेशली। सो यूएस मार्केट में जो उन्होंने नई फाइलिंग्स रिसेंटली करी हैं फॉर्मुलेशंस की, अगर उनको पूरा फ़ायदा मिला तो कंपनी का लिटरली साइज़ यहाँ से डबल हो जाएगा 2-3 साल में, और मार्जिन भी बढ़ेगा। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी अच्छा चल रहा है। एक यूएस में ब्लॉकबस्टर ड्रग नोवा नॉर्डिस्क ने जो डेवलप करी, ओजम्पिक करके एंटी ओबेसिटी ड्रग जो उन्होंने लॉन्च करी, इनको वो मिला है ना टेस्टिंग का वो। यस, तो वही मैं उस पे आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा, आप मतलब सोच सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, अगर बीमारी मैं नहीं कहूँगा पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों को वो ओबेसिटी की है। और एक तो क्लिनिकल ओबेसिटी है और दूसरा एक कॉस्मेटिक ओबेसिटी है। लोग कहते हैं मेरा वेट बढ़ गया, मेरे शुगर ज़्यादा। और ये जो ड्रग बनी है ओजम्पिक, ये एक्चुअली डायबिटीज़ के लिए बनी थी। यस। और जिसका डायबिटीज़ के साथ साथ उन्होंने कहा डायबिटीज़ में अगर आपका फूड की क्रेविंग कम हो जाती है, और यूएस में तो बल्कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनके स्टॉक प्राइसेस 30% तक करेक्ट हो गए हैं इसके बाद Yes. कि
इसको खाने के बाद लोगों को क्रीविंग नहीं होगी फास्ट फूड की, तो ओजम्पिक एक मतलब मिरेकल ड्रग उसको लोग कह रहे हैं। अभी भी अर्ली डेज है, पर उसमें डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी आगे है बाकी कंपनी से ओजम्पिक के बारे टेस्टिंग के लिए। तो और सबसे बड़ी बात नीरज जी की जो वैल्यूएशन, अगेन मैं वापस फिर से वैल्यूएशन पे आता हूँ, वो एक बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ कंफर्ट देती है। अभी मैं देखूँ डॉक्टर रेड्डीज का फॉरवर्ड मल्टीपल 16 टाइम पे है। मतलब टू मी वो रिडिकुलस लगता है मुझे, क्योंकि वही कंपनी एक समय 35-40 टाइम के मल्टीपल पे चलती थी और उसका वैल्यूएशन जस्टिफाई इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कहते थे तो फार्मा कंपनी इसका अर्निंग्स तो बढ़ती रहेंगी। तो इस समय विथ इतने नॉन एक्सपेक्टेशन के साथ कि भाई ये स्टॉक्स में कुछ नहीं होगा, आई थिंक वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका होता है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज भी अब उस इन्फ्लेक्शन साइकिल में है जो 12 महीने में आपको जो उन्होंने मेहनत करी है उसका फायदा पूरा नंबर्स में दिखेगा। और अभी भी जो नंबर्स आए थे क्वार्टरली नंबर्स, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। तो वो ऑलरेडी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगी, एनालिस्ट भी अपना जो एस्टिमेट्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और मल्टीपल भी इम्प्रूव होगा। तो 16 टाइम का मल्टीपल अगर 25-27 तक जाता है, 27 टाइम पी मल्टीपल उनका 5 साल का एवरेज रहा है, तो वहाँ तक भी अगर जाता है तो एक तो आपको 50% रिटर्न वहाँ से मिल रही है, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ के साथ वो लिटरली मल्टीबैगर हो सकता है एक लार्ज कैप स्टॉक अगले 2-3 साल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो दवा है ना, दर्शकों के लिए आप लोग सर्च करिएगा, दुनिया के हुज हू ने अपने को शेप में करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया है। और इसकी बहुत सारे जो स्टार हैं, मॉडल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने इस दवा के ज़रिए अपने किया। अच्छा, ये फार्मा बड़ा होता है, बना किसी चीज़ के लिए रहे, काम कहीं और है। नीली वाली गोली पता नहीं बनी किसके लिए, जुकाम के लिए, काम इधर आई। अब ये दवा अगर सक्सेसफुल हो गई तो वर्ल्ड वाइड आप सोचिए, मतलब वर्ल्ड वाइड तो हो ही रहा चमत्कार। इंडिया में कितने लोग अपने जिम वाले स्टॉक हैं क्या कोई लिस्टेड हैं, पर वो बंद हो गए वो दवा आने से पहले ही, क्योंकि ये खाने वाले ज्यादा चल रहे हैं, वो 60 टाइम के मल्टीपल पे चल रहे हैं। नहीं, ये बहुत सारे लोगों का धंधा बंद होगा इसमें, ये दवा अगर हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हुई तो। डायबिटीज इतना एंडेमिक है इंडिया जैसी कंट्री में, मतलब वो बना डायबिटीज के, और वेट लॉस से डायबिटीज का कंट्रोल पहले होगा। तो आई थिंक ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग के साथ एक लाइफस्टाइल ड्रग है, एक लाइफस्टाइल ड्रग भी बन जाएगी ये, कि आपकी फूड एक्चुअली यूएस में यूज भी इसीलिए हो रही है। तो ये बहुत चमत्कारिक बात है। और फार्मा में ऐसे ही चमत्कार से गेम बदलते हैं। फाइजर का गेम ऐसे ही बदला था उस ड्रग के जरिए। सर जी देखिए क्या नया चीज निकाल के लाए एकदम। अब बताइए सर, आप अगला सेक्टर या स्टॉक? मैं दोनों चीजों पे मिक्स कर देंगे। टिप्पणी देना चाहूंगा। एक तो हेल्थ केयर आपने टच किया। हेल्थ केयर में एक तो हो गया दवाइयों का सेगमेंट, एक डायग्नोस्टिक, और तीसरा है जहां फाइनली दवाइयां खा खू के जब ठीक नहीं होता कहाँ पहुंचता है, वो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। अगर आप देखें, हम होटल जाते हैं तो एवरेज रूम रेंट होगा कहीं 10,000, 12,000, 15,000, और आप गेस कर सकते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, एनीवेयर बिटवीन 40 से लेके 55,000 का एवरेज डे का। तो वो इंक्रीज होता जा रहा है। जितने भी स्मॉल मिड साइज हॉस्पिटल्स थे, दे आर सेलिंग, वो अपने को बेच के बड़ों को, या तो फोर्टिस को या एनएच को या किसी को बेच के जा रहे हैं। और वो जहां मार्जिन 5-7% था, आपको कैपिटल लगाना नहीं है, आपको रॉयल्टी देनी है या तो फ्रेंचाइज मॉडल है, वो 5-7% का इबिटा मार्जिन सीधा 15, 17, 18, 20 पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है हॉस्पिटल सेगमेंट एक बहुत स्वीट स्पॉट है जहां पे कैपेसिटी आती रहेगी। और टियर 2, टियर 3 सिटीज में तो बहुत ग्रोथ है। वहां पर अभी भी कहीं ब्रांडेड हॉस्पिटल या कोई वेल रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, तो ट्रिमेंडस ग्रोथ है। तो मुझे लगता है निवेशकों को हॉस्पिटल सेगमेंट देखना चाहिए, जिसमें जो टॉप फर्म्स हैं फोर्टिस और एनएच, आई थिंक इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो किधर, नॉर्थ वाला लेना है, साउथ वाला लेना है? दोनों अच्छे हैं। देखिए, लोग तो दोनों जगह के बीमार हो रहे हैं और दोनों जगह की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, दोनों जगह के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। डीप साउथ वाला लेना है? आई थिंक ये दो नाम पे मेरे ख्याल से अच्छा, दोनों की मैनेजमेंट्स बहुत अच्छी हैं। फोर्टिस तो IHH है, जो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन दिस एशिया पैक रीजन। तो और दूसरा NH है, दे हैव डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्चुअली, एंड आई थिंक वन डेफिनेटली मस्ट। दूसरा मैं जो कहूँगा, एक कंस्ट्रक्शन, सुदीप जी ने बोला था, कंस्ट्रक्शन में हमारा आउटलुक या हमारा सोचने का नज़रिया ये है कि जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल जाता है, अब फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, हाउसेज बन रहे हैं, सारी रियल एस्टेट कंपनीज, रियल एस्टेट साइकिल भी अपस्विंग पे अगर आप देखें तो
हर बिल्डर, मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे 2 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 5-6 डेवलपर्स की बिल्डिंग बन रही है, और जिसके कारण लोग स्मॉग बात करते हैं। वहां पर सीमेंट की जो लागत है हर चीज में, वो बढ़ ही रही है। तो इस क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में दो चीजें आपको देखने को मिली। एक तो सीमेंट प्राइसेस ऊपर गए, दूसरा जो उनकी कॉस्ट थी, पावर कॉस्ट, वो कम आई। तो आपका जो इबिटा पर टन कह लीजिए या मार्जिन कह लीजिए, वो एक्सपैंड हो रहा है। तो उस कंपनीज पे ज्यादा ध्यान रखना। मुझे लगता है कि सीमेंट की सुपर साइकिल अभी आएगी। अच्छा, एक बात अभी और हमारे बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि रियल एस्टेट का अप साइकिल का तो अभी एक ही आध साल हुआ है। उनको लगता है कि ये 10 साल की थीम है, जिसमें से अभी सुपर साइकिल का 1-1.5 साल ही हुआ है, यहाँ से भी और लंबा ये चलने वाला है। हाँ जी, अब लक्षण तो ऐसे ही दिख रहे हैं। सी रियल एस्टेट में जो रेरा हुआ ना, उससे क्या हुआ, जितने भी छोटे छोटे लैंड पार्सल्स वाले जो ओनर्स थे ना, वो जॉइंट डेवलपमेंट बड़े बड़े लोगों के साथ कर रहे हैं। बिकॉज रेरा में इतनी रेगुलेशंस आ गई हैं कि उनकी क्षमता नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पूरे रेगुलेशंस के अंडर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। तो दे हैव द लैंड, उनके पास लैंड है जो कि मेन रॉ मटेरियल है, रिसोर्स है, और देन दे लुक फॉर बड़े प्लेयर्स जो उनके साथ जॉइंट डेवलपमेंट करें। तो उस जॉइंट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से मैं हर रोज़ मेरे को 3, 4, 5 रियल एस्टेट की कॉल्स आती हैं, तो अपस्विंग तो है, बट मुझे ये डर रहता है कि जब सब ऐसे कूद जाते हैं, जब तक वो कंप्लीट होगा 3-4 साल में, वहाँ पर कहीं सप्लाई का, क्योंकि इसका मेजरमेंट करना कितनी डिमांड है, मुझे नहीं पता कौन घर कितना खरीदना चाहता है। राइट। हम तो एक जीडीपी का मल्टीपल ले लेते हैं, तो उसकी डिमांड एसेस करना बड़ा मुश्किल है, बट सप्लाई बहुत इजी है, और मुझे लगता है सप्लाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। तो 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं तकलीफ आ सकती है। 2-3 साल बाद तकलीफ आ सकती है, ये इसमें कोई शक नहीं। बहुत मकान बन रहे हैं, और जिस इलाके में मुंबई की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो बेइंतहा मकान बन रहे हैं और बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। लेकिन देखिए ना, ये स्मार्ट आदमी है। आप खाओ खूब, पियो खूब, उसके बाद जाओगे कहाँ? आओ मकान बनाओ, सड़क बनाओ, पुल बनाओ, सीमेंट लेना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा छोटी लेना सीमेंट की, बड़ी लेना। सीमेंट का लोकलाइजेशन है सर। अब स्टार सीमेंट इधर नहीं आएगा मुंबई में, उधर ही बेचेगा नॉर्थ वही ईस्ट। सबसे बड़ी बात है, सीमेंट आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो छोटी वाली लेना है, बड़ी वाली? आई थिंक बड़ी वाली एक अल्ट्राटेक जैसी कंपनी जरूर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिग और छोटी छोटी, अगर आपको साउथ अच्छा लगता है, आप कहाँ अच्छा लगता है, वहाँ की जो बेस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट सबसे कम है, आप उसको लीजिए और आंख बंद कर लीजिए, अपने आप उसमें अपस्विंग आ जाएगी। तो एक नाम आपने सुन लिया है, और दूसरा उन्होंने कहा छोटी साउथ वाली। उधर 3-4 हैं सिर्फ, वैल्यूएशन देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको वो नाम भी पता चल जाएगा। आप कितने बच्चे मैं निकलवा लूँगा। तो आपको एक हॉस्पिटल ही पता लग गए, फोर्टिस और बड़े वाले इधर के, और दूसरे आपके सीमेंट कंपनी। तो ये कोशिश है आपको आपके पोर्टफोलियो में बेहतरीन स्टॉक शामिल कराने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे लौट के आएंगे तो अभी और खजाने में और भी तरकश होती है। स्वागत है एक बार फिर से आपका समृद्धि के अड्डा में, और आज इस अड्डा में आपको सीधे सीधे डायरेक्ट एक्शन वाली चीज़ें बताई जा रही हैं कि अपने पोर्टफोलियो में आप कौन सा स्टॉक शामिल कर सकते हैं जिससे अगले दिवाली तक या उससे भी आगे तक के लिए आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके। तो अब तक हमने लगभग 8 या 9 स्टॉक पे चर्चा की है। प्रकाश सर, अगला क्या है आपके खजाने में? नीरज भाई, दिवाली का टाइम है, रॉकेट तो लगाएंगे आप, कहीं ना कहीं छोड़ेंगे, तो डिफेंस और स्पेस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एक कंपनी मैंने ऐसी चुनी है जो ना सिर्फ डिफेंस और स्पेस में है, एरोस्पेस में है, डिफेंस में है, न्यूक्लियर पावर में है, और कुछ साधारण बिजनेस जो शुगर मशीनरी और ये सब बनाने में भी है। बहुत पुराना नाम है, कम से कम 70-80 साल से कंपनी कर रही है काम, लेकिन काफी तकलीफ में रही थी और अभी तकलीफों से बाहर निकली है। तो मुझे तो ये टर्न अराउंड वाली कंपनी पे वैल्यू थोड़ी ज्यादा दिखती है। कंपनी का नाम है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको तब समझ आएगा कि इतनी सी छोटी कंपनी ये सब चीजें करने की कैसे बातें कर रही है। जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन उसने डिस्क्लोज वहां किया है, जिसका हुलिया दिया है, वो आप देखेंगे तो कम से कम 10-12 चीजें अलग अलग एरियाज में करते हैं, और हर जगह कुछ बड़ी अच्छी लेवल का काम करते हुए दिखते हैं। जैसे शुगर मशीनरी में हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होने के लिए सबसे पहली मशीनरी जो शुगर फैक्ट्री में लगती है वो गई थी, तो इनके यहाँ से गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि
किस टाइप का कामकाज हुआ करता था, बट बाद में कई तकलीफें हुई, कुछ डिस्प्यूट्स हुए और उसकी वजह से कंपनी काफी टाइम तक दिक्कत में रही। अब पिछले 3-4 साल के नुकसान वाले माहौल से प्रॉफिट में पहली बार आई है। 19 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया। कुछ खास रेवेन्यू बहुत बड़ी आपको नहीं लगेगी, 325 करोड़ के करीब रेवेन्यू दिखेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि रेवेन्यू आ कहां से रही है। रेवेन्यू आ रही है ऐसे ऐसे कामों में से जो इस पिछले काफी सालों से जिसपे ये लगे हुए थे। जैसे अभी हमारे यहाँ जो गगनयान का एक एक मिशन लॉन्च हुआ था, उसमें जो मिशन में जो मैंड मिशन है, तो इससे पहले 2 अनमैंड मिशन भेजे गए थे, तो उसमें जो ट्रायल के तौर पे तो एक मॉड्यूल जो अलग होकर निकल रहा है उसकी मोटर इन्होंने बनाई थी, तो वो जो सेपरेट होके अपना अलग हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें, क्रिटिकल चीजें बना रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, हेवी इंजीनियरिंग में है ये लोग। और अब मुझे समझ जो आ रही है कि इस कंपनी ने हाल में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स से पैसे जुटा के अपनी बैलेंस शीट को भी स्ट्रेंथन किया, ताकि अगले कुछ सालों में जो काम करे उसमें वर्किंग कैपिटल की कोई आंच ना आए, क्योंकि डेट वेट जो है उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। और आपको आज 750-800 करोड़ की मार्केट कैप पे जो मिल रही है, आप देखेंगे तो लगेगा भाव बहुत बढ़ गया है पिछले 1 साल में, लेकिन अभी मुझे लगता है 800 करोड़ पे जो प्रॉफिट क्षमता इसकी है, वो यहाँ से एटलीस्ट 2-3 गुना हो सकती है अगले 2 साल में। और जब वो हो जाएगी तो आपको ये कंपनी बहुत सस्ती लगने लगेगी, मतलब वैल्यूएशन मतलब स्ट्रेच नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है एक इसको देखा जा सकता है, वैल्यू पिक है, थोड़ा सा पेशेंटली आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि टर्न अराउंड सिचुएशन में टाइम लग सकता है। ओके, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनते थे उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन होता था। बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत क्रिटिकल काम करती है, ये प्रिसाइज काम करती है ये, और अब ये अपने उस बुरे समय से निकल के अच्छे दौर में आ गई, जहां पे इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। सुदीप सर, नेक्स्ट स्टॉक आपका। नीरज जी देखिए, प्रकाश जी ने, अरुण जी ने, अभय जी ने और हमने भी बहुत सारे सेक्टर्स की बात कर ली, और एक सेक्टर का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा जिसका बहुत चर्चा चारों तरफ है, और बहुत ही मतलब ग्लोबली बहुत ही हॉट सेक्टर कहा जा सकता है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और इस सेक्टर से जुड़ा हुआ इंडिया का एक कंपनी जो कि ग्लोबल ओईएम कंपनीज के ओईएम है, इंडियन कंपनीज का ओईएम है, सोना बीएलडब्ल्यू। दिग्गज कंपनी है, अपने क्षेत्र में कामकाज कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं, और इनका सारे मैन्युफैक्चरिंग अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इन्होंने ट्वीक कर दिया है, जिसके जरिए कामकाज में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। रिटर्न रेशियोज बेहतरीन है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऑर्डर बुक तगड़ा तो है ही, और भी ऑर्डर कंटिन्यूअसली मिल रहा है। नोवेलिक बोल के कंपनी इन्होंने एक्वायर किया, उसके जरिए इस क्षेत्र में उनका पकड़ और भी बढ़ रहा है, और कुछ टाई अप्स भी इन्होंने किए हैं कुछ कंपनीज के साथ, जिसके जरिए इनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में और भी बड़ा हिस्सा आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इंटायर ऑटोमोबाइल लैंडस्केप देखेंगे, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, आईसी से ईवी पे तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, और ये ट्रांजिशन में कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी चैंपियन बनेगा, कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी नंबर 1 सामने उभर के आएगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। हम लोग गेस कर सकते हैं, पर एक चीज तो सही है कि जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए ये ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रहा है, और आने वाले दिनों में वो एक अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं, जिसके जरिए जो कोई भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चैंपियन बने, सप्लायर तो ये लोग ही रहेंगे। तो उसी में से एक कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पे मैं 700 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की निवेशक को सलाह दे रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जो सीईओ है ना, विवेक विक्रम सिंह, बहुत ही बढ़िया नेचर के यंग आदमी। तो रिजल्ट सब बन के आते हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं, तो बैक टू बैक मैंने कई बार इनके किए। उनसे बातचीत करके ही आपको लगेगा कि इस बंदे का विज़न बहुत दूर तक है, और टॉप कंपनीज वर्ल्ड की जो ईवीज हैं सबके लिए इनका काम है। तो अभी रीसेंट क्वार्टर जब भी बीता है, इसमें हम लोगों ने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हमारा कितनी बड़ी ऑर्डर बुक हो चुकी है, और इस समय करंटली जब हम लोग बात करें तो ईवी थोड़ा सा ठंडे उसमें जा रही है ना। कई रिपोर्ट्स आप पढ़ते होंगे कि ईवी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, स्टिल इनकी बुक ग्रो कर रही है। एग्जैक्टली जो डिज़ाइन कंपनी केपीआईटी टेक है, उसको भी आप कभी बात करें तो उनको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑटो इंडस्ट्री में कुछ भी चल रहा हो, हमारा तो धंधा वैसे ही चलता रहता है। सोना बीएलडब्ल्यू इज़ वन ऑफ देम, जिनको ईवी का बड़ा प्ले मिल रहा है, उसमें से एक सोना बीएलडब्ल्यू है। इसको भी अपने आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ईवी नहीं, हाँ, ईवी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मेरी तीसरी जो मेरा पिक रहेगा नीरज जी, वो अगेन एक वैल्यू बाइंग की तरह मैं कहूँगा उसको, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो
काफ़ी सालों से पिटा हुआ, पूरा सेगमेंट पिटा हुआ है एग्रो केमिकल्स का। और मुझे लगता है कि एक जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है जो हमको सबको दिख रही है, दूसरी तरफ एक सरकार का बहुत एक डिज़ायर है कि जो फार्म इनकम है, मतलब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि फार्म इनकम को डबल करेंगे और जो फार्मर्स को क्रेडिट है वो फ्रिक्शनलेस करेंगे। तो एक सरकार का बहुत बड़ा फोकस है फार्म इनकम की तरफ। तो उस माहौल में जो भी कंपनीज हैं जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाती हैं, जो फार्म की यील्ड बढ़ाती हैं, वो मुझे लगता है कभी ना कभी वो अर्निंग्स ग्रोथ दिखाना शुरू करेंगी, जो अभी तक नहीं दिखा पाए। और पिछले 4-5 साल से मैं कहूँ तो उसमें सारे के सारे स्टॉक 5 साल पुराने प्राइस पे चल रहे हैं। तो उसमें जो एक इंडिया की सबसे बड़ी एग्रोकेम कंपनी है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल व्यू है जो मैं ले रहा हूँ, ये कह के कि ये मुझे लगता है अच्छा टाइम है क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और अर्निंग्स भी डिसअपॉइंट कर रही हैं इन्वेस्टर्स को, जो अभी भी क्वार्टरली अर्निंग्स आई। पर एक मेरा ये नज़रिया है कि 30-32 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेम कंपनी मिल रही है इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है, मतलब कम नहीं होने वाला है। अब फार्म इनकम, जो फार्मर्स की इनकम है वैसे ही डिप्रेस्ड है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है ग्लोबली। अभी तक क्या हो रहा है कि जो चाइना की डंपिंग की वजह से काफ़ी जो कमोडिटाइज्ड एग्रोकेमिकल्स हैं वो ब्राज़ील जैसे मार्केट में जहाँ पे प्रेजेंट हैं, यूएस जैसे मार्केट में, यूरोप जैसे मार्केट में अंडर प्रेशर हैं। पर वो एक साइक्लिकल प्रेशर है। अब ये नहीं हो सकता कि चाइना हमेशा ही डंप करता रहेगा, कभी ना कभी वो प्राइसेस बढ़ेंगे। और इनके बिजनेस में क्योंकि इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको थोड़ा भी प्राइस बढ़ता है तो आपके बॉटम लाइन में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा नीरज जी, आपको याद होगा टाटा मोटर्स एक समय पे 100 रुपये का स्टॉक होता था, 80 रुपये का होता था, ठीक है। और इसलिए होता था क्योंकि सारे बिजनेस जो थे उनके वो डोल्डर्स में थे। JLR के नंबर्स वीक थे, डोमेस्टिक CV साइकिल वीक थी, डोमेस्टिक पैसेंजर साइकिल वीक थी, मतलब लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि इसकी तो इतनी बड़ी डेट है तो ये कंपनी का तो कुछ नहीं हो सकता है। पर फिर समय आया कि सारे बिजनेसेस फायर करने लगे, JLR की सेल बढ़ गई, यहाँ पे CV साइकिल पिक हो गई, पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर बढ़ गया और वो स्टॉक 6 बैगर बन गया, 7 बैगर बन गया देखते देखते। तो मुझे लगता है एग्रोकेम में भी हम एक कस्प पे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 1 महीने में 2 महीने का, पर मुझे लगता है अगले संवत में जब हम यही फिर से अगर डिस्कशन करेंगे, लुक बैक करेंगे, तो मुझे लगता है यूपीएल एक उसमें लीडर है जो रीरेट हो सकता है बहुत जल्दी। और 550 रुपये का जो आप प्राइस चल रहा है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी बिल्ट इन है, कोई एक्सपेक्टेशन बिल्ट इन नहीं है, ऑप्टिमिज्म कुछ बिल्ट इन नहीं है, अंडर ओन स्टॉक है, ये एक्सपेक्टेशन है निफ्टी से भी निकल जाएगा, लार्ज कैप से भी डिमोट हो जाएगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में लेना जब सब खराबी लग रहा है, एक अच्छा मौका है मेरे मल्टीबैगर तभी मिलता है। जी बिल्कुल। अगर बहुत मान लीजिए आपने तो ऐसा, भाई बजाज फाइनेंस ले लेना फिर। हाँ 2 रुपये से 8,000 रुपये की जर्नी आपके सामने ले लीजिए आप। फिर आप ये कहोगे कि साहब तो आप बहुत महंगा स्टॉक बता रहे हो। तो ये एक्चुअली इन्वेस्टिंग का एक गुण होता है। जैसे अभी प्रकाश जी ने बहुत सारी जो पिक्स अपनी बता रहे हैं कि कंपनी जब एक बुरे दौर से गुजर के आई और अब उसका अच्छा समय शुरू हुआ है, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो ही आप बढ़िया मल्टीबैगर या अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर एकदम डिस्कवर्ड स्टोरी है, पूरे संसार को उसकी निटी-ग्रिटीज़ मालूम है, तब फिर आप जाओगे ना तो फिर आपको वही हल्के फुल्के वाली चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिंग का पहला रूल है कि आप अनडिस्कवर्ड स्टोरी में जाइए, और जब कंपनी एक ऐसे फेज से गुजरी जहाँ किसी को पसंद नहीं आ रही, से आपके 2 स्टॉक ऐसे हो गए, सब लोग सोच रहे हैं कि जियो फाइनेंस में क्यों लगा तो वैसे ही लोग सोचेंगे इसमें क्यों लगाए। तो इसलिए यूपीएल की जो एक स्टोरी है, इसमें यह है कि बहुत सारे उनके पास करेंसी का भी प्रॉब्लम होती है कि ग्लोबल कंपनी है वो, तो उसका अच्छा इंडेक्स की कंपनी इतने सस्ते मिल रही, ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। आई थिंक वो इंडेक्स का मल्टीपल बहुत ही जूसी, मुझे लगता है 30-32 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन पे आपको दुनिया की नंबर 5 एग्रोकेम कंपनी मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि हर बिजनेस में, जैसे आपने कहा ब्राजील के बिजनेस में प्रॉब्लम है, करेंसी रिस्क है, डेट है, पर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व भी होती है। वो मैनेजमेंट घर पे ये तो नहीं सोच के बैठा है कि भाई छोड़ दिया आपने, वो भी लगे हुए काम पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा उनको बैक करें, ट्रस्ट करें। हर बिजनेस एक साइकिल से जाता है, हमने देखा है। अब टाटा मोटर का हमको उदाहरण दिया 2 साल पहले, 2 साल पहले, बिल्कुल। अभी मैंने क्वेरी भी आई थी 80 रुपये का, उसके बाद था हमने ये कब था भाई बोला अभी था, ये 2020 में ही था जी। 80 रुपये का कोविड के टाइम में मुझे याद है उसका जो DVR था 33 रुपये पे बिकता था, 33-40 रुपये पे। और आज आप देखिए कहाँ खड़ा है टाटा मोटर्स, और अभी भी वही डेट भी है, ग्लोबल रिस्क भी है,
चाइना में मंदी चले तो उसका भी रिस्क है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स वहाँ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा सर। खुद बता देंगे कि हाँ, या मैं पूछूं? ठीक है, आप ले लो, फिर एक ट्राई मार लो आप। आई थिंक जैसा आपने जो IC to EV बोला ना, वो एक बहुत बड़ी थीम है। उसको डाइसेक्ट करना अभी मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। करेक्ट। कौन अल्टीमेट विनर होगा, कौन सा सेगमेंट विनर होगा। बट एक आई थिंक बैटरीज, मुझे लगता है एक उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ दो बड़े प्लेयर्स हैं, अमर राजा और एक्साइड। अमर राजा जो एक बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है ना, मतलब वो X से 4X के करीब जा रहा है अगले 3 साल में। एंड मेरे को लगता है उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें जो एग्जीक्यूशन उनकी कैपेबिलिटीज है, दैट इज इमेंस। और वो टेक्नोलॉजी के साथ आई थिंक दे आर इम्प्लीमेंटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड देयर प्रोबेबिलिटी जो हम कहते हैं उनके सक्सेस की बहुत ज़्यादा है। उसको निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, उस कंपनी को। डायरेक्ट बताया एकदम, अरे कोई रिस्क नहीं, अमर राजा बैटरीज। अबे समझ गए कि बस ये कोई गुंजाइश नहीं। टाइम ही वेस्ट होगा। नीरज जी, डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल। बट इसमें ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक थीम पर वर्क करने के लिए निवेशकों को ऐसे सोचना चाहिए और ऐसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली, जहाँ भी जितने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आइडियाज़ हैं आपके लिए कि आप इसको पढ़ें, देखें, समझें। बहुत जैसे ये बात एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम थी अमर राजा की, इतना बड़ा एक्सपेंशन वहाँ पे और इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं कि ईवी में एकदम गेम चेंजर है। गेम चेंजर है। और अमर राजा की वैसे हिस्ट्री रही है कि वो कुछ समय तक एक लल पीरियड में जाते हैं, फिर बहुत बड़ा एक धमाका करते हैं। और उनका डोमेस्टिक बिजनेस तो स्टेबल है ही है ना। अब ये तो माने कि चलिए ना, अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम सारे ईवी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, अभी भी IC बिक ही रही हैं। और वहां पर तो वो स्टेबल बिजनेस है, वो तो OEM के साथ उनका है ही है, प्लस रिप्लेसमेंट मार्केट भी है। तो वहां तो वो स्टेबल बिजनेस है, वो तो अर्निंग ड्राइव करेगा ही करेगा। और अगर ये जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इतना बड़ा हो सकता है कि कंपनी का जो टोटल नक्शा है वो 3-4 साल में आपको टोटली डिफरेंट दिखेगा। ओके, और एक बता दीजिए। और अगर कहूँ बोनस पे हाँ, बोनस। तो अगेन हम बात कर रहे थे जैसे पहले CSB बैंक, मुझे लगता है कि एक अच्छा स्मॉल बैंक्स में जो कंप्लीट मैनेजमेंट चेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है अपने फ्यूचर में, वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, करीब 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे। जो उसके नियर टर्म नंबर्स हैं उसमें कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो इसलिए कि प्रलय मंडल जो CEO हैं, MD हैं बैंक के, वो हर बार यही कह रहे हैं कि हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो आप अभी की प्रॉफिटेबिलिटी पे मत ध्यान दीजिए, पर जैसे जैसे हम रिटेल में अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाएंगे तो वो अर्निंग्स आपको दिखेंगी, और वो दिख भी रही हैं। आई थिंक उसके जो अर्ली प्रूफ है वो आ रहा है। और CSB बैंक आपने पढ़ा भी होगा कि जो IDBI बैंक का ऑक्शन हो रहा है, तो LIC, उसमें 2 बड़े नाम जो हैं, कोटक बैंक और CSB बैंक। और CSB बैंक का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो फेयरफैक्स है, जो कैनेडियन प्रेम वत्सा की कंपनी है। तो आई थिंक ये एक बैंक है जो अपनी ट्रैजेक्टरी सडनली चेंज कर सकता है अगले 1-2 साल में। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वैल्यूएशन मल्टीपल जो 1.5 टाइम से बढ़ के 2 से 2.5 टाइम हो जाए और अर्निंग्स भी ग्रो करें, तो अगेन एक मल्टी बैगर बन सकता है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डर्स बहुत सपोर्टिव हैं इसके, फेयरफैक्स के। तो आई थिंक ये एक ऐसा बैंक है जो अपनी ट्रैजेक्टरी सडनली चेंज कर सकता है 4-5 क्वार्टर में। ओके, तो ये आपके सामने इतने सारे स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। एक वैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मुझे 30 सेकंड में जवाब चाहिए, 30 सेकंड ओनली, क्विक फायर। सुदीप सर, आपसे 100 बैगर अगर ढूंढना हो, चले सर, जो 110, 50 जिसकी जो मर्जी हो, मतलब एक मल्टी बैगर ढूंढना हो, तो वो एक क्या चीज़ है? वो पेशेंस हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो प्रमोटर हो सकता है, क्या आप सब देखना चाहेंगे? आप जब मल्टी बैगर ढूंढते हैं तो क्या सबसे एक चीज़ जो देखते हैं 30 सेकंड में? सर, प्रमोटर क्वालिटी, ट्रैक रिकॉर्ड। प्रमोटर क्वालिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। प्रकाश सर, आप क्या देखते हैं? बिजनेस मॉडल के जो टाइमिंग है ना, कि वो जो चीज लेके मार्केट में आए वो सही समय है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सक्सेस फैक्टर रहता है। क्या परफेक्ट बात कही। आप क्या देखते हैं? ये मैं देखता हूँ कि एक तो मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अभी कुछ एकदम चेंज हो रहा है मार्केट में बड़ा, और ये जो कंपनी है इसका प्रमोटर में कैपेबिलिटी भी है और एम्बिशन भी है उसको कैप्चर करने का, वहाँ पे आपको 100 बैगर मिलता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल है सिम्फनी, जो आपको कूलर की कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, पर सडनली फाउंडर को एक इतना बड़ा स्पेस उन्होंने खुद बना दिया और आ गए उसमें कि वो कंपनी 100 बैगर बन गई। तो वो जो
मैच होता है, एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी सडनली इमर्ज होती है। अभी हम ऐसे ईवी की बात करी और अलग अलग नहीं, और उसमें एक फाउंडर है जो उसमें एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और एम्बिशन है बड़ी कंपनी बनाने का। ये दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बनता है हंटर बैगर। यस सर, आप बहुत रिसर्च करते हैं बहुत सारे सेक्टर में, आप बताइए कैसे ढूंढते हैं आप? ये डिस्ट्रेस। मैं ये मान के चलता हूँ कि मल्होत्रा जी का संतोष नहीं होता जब तक 3-4 गुना वाला स्टॉक ना मिले, राइट? तो उनको वहाँ नीरज जी, हम ना वो जो कबाड़ी वाला, हमारे नॉर्थ में कबाड़ी वाले की एक मेंटेलिटी होती है, वो क्या करता है, वो ढूंढता रहता है। कूड़े में से 10 गुना निकालता है। तो मेरी वो मेंटेलिटी है कि हम कूड़े को ध्यान से देखते हैं और कूड़े में देखते हैं कि हम इतना कूड़ा इकट्ठा देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसमें से एक दो चीज ऐसी निकलती है जो हमारा 5 रुपए का स्टील की वायर लेते हैं, हम बेचते हैं उसको 30 रुपए या 40 रुपए में। क्या बात है। तो डिस्ट्रेस कंपनीज, या तो ब्लड ऑन द स्ट्रीट हो, ब्लड इन द सेक्टर हो, या डिस्ट्रेस हो, बट सिर्फ एक ही हमारा फोकस रहता है कि ये कंपनी सरवाइव करनी चाहिए। जैसा अभी अभय जी ने टाटा मोटर कहा, टाटा मोटर डीवीआर में बिल्कुल क्लियर था, सबको पता था सरवाइव करेगी। आज वो, अच्छा, आपका गैप भी 60% बढ़ गया था डीवीआर और मेन कंपनी में, वो गैप भी रिड्यूस हुआ, सीवी साइकिल भी आप आई, आपका यूके मार्केट भी ठीक हुई, वहां से आपका वो स्टॉक जो 50-55 पे खुद टाटा मैनेजमेंट खरीद रही थी, वो आज 9 टाइम हो गया 3-4 इस साल सब का निचोड़ ये है कि आपकी पारखी नज़र होनी चाहिए। और उस पारखी नज़र को क्या देखना है कि गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, टाइम सही होना चाहिए जिस समय वो बिजनेस लेके आ, जो प्रकाश जी कह रहे हैं, और उनको मिला के वो स्केल अप कर सके। अगर तो ये है मल्टी बैगर का फार्मूला। और ये जो इतनी सारी चर्चा यहाँ पे हुई है, इसमें से भी आप ढूंढिए कि ये चारों पैमाने पे कहाँ कौन सा स्टॉक फिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर मिलेगा। ज़्यादातर हम लोग पोस्टमार्टम में पाते हैं कि ये मल्टी बैगर था, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, केवल देखने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ इस शो की हम यहाँ समाप्ति करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, और इस उम्मीद में कि अगली दिवाली हम लोग बैठेंगे तो बहुत सारे वेल्थ क्रिएट कर चुके होंगे, और उसमें से एक ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ भी आपके लिए वेल्थ है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।